हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आज हम एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में, है ना, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर 6 क्या कहते हैं, करते हैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल। एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट है ना, इसको है ना प्लॉट कर लेते हैं ना, मतलब इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं ना। रेक्टेंगल क्या होता है ना, रेक्टेंगल ये होता है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये प्लॉट है वो रिजर्व कर रखा है, मतलब बुक कर रखा है किसके लिए, स्कूल बनाने के लिए। मोहाली गांव है कोई, उसके अंदर। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4, है ना, 11:4। जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो कैसे है, रेशो में दे रखी है 11:4 एट द रेट, है ना। उसका जो रेट चल रहा है ना, प्लॉट का जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है, 100 रुपये पर मीटर, ठीक है ना, 100 रुपये पर मीटर का जो रेट है वो चल रहा है। तो इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत, वो विलेज गांव के पंचायत को 75,000 रुपये देता है ना, 75,000 रुपये, मतलब 75,000 है ना, 75,000 रुपये देता है किसको, विलेज के पंचायत को, टू फेंस द प्लॉट, उस प्लॉट को खरीदने के लिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की डायमेंशंस बताओ क्या रहेंगी, है ना। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ वो पहले ही बोल चुका, ये होती है इसकी L, ये होती है इसकी B, ठीक है ना, ये होती है इसकी L, ये होती है B। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये होती है L, ये होती है B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितनी कितनी दे रखी है, पहले पे लेंथ बोल रखा है, पहले पे लेंथ बोल रखा है, तो पहली रेशो क्या है 11। सेकंड पे ब्रेथ बोल रखा है, तो सेकंड रेशो क्या है 4। हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इस बारे में। अगर जो भी हमें रेशो में दे रखा होता है, जो भी हमें रेशो में दे रखा होता है, बस हमने काम क्या करना होता है, उसके साथ x लगाना होता है। क्या लगाना होता है, x, क्योंकि हम वैल्यू लेट करने के लिए x का ही इस्तेमाल करते हैं। जो पहले पे बोल रखी है वो पहले की वैल्यू हो जाएगी, मतलब लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू पहली है तो पहली हो जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू सेकंड पे तो सेकंड वैल्यू ब्रेथ की हो जाएगी। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, लेट कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6, तो लेट कर लिया है ना, लेट कर लिया। जो आपकी लेंथ है वो कितनी होगी, पूरा लिख लेना अच्छे से, मतलब अच्छे से अगर लिखने लग जाओ आप तो लिखोगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी 11x, कितनी हो जाएगी 11x, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी 4x। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ, है ना, एरिया नहीं निकलेगा, है ना, इसमें एरिया नहीं निकलेगा। बात सुनो ध्यान से, डायमेंशन मतलब वो बाहर की बात कर रहा है, बाहर की बात कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई है फॉर्मूलों की, है ना, फॉर्मूलाज के नाम से एक वीडियो है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सेकंड चैप्टर की जो 2.2 है उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज की मैंने वीडियो बनाई है। आप उस वीडियोस को जाके देख भी सकते हो, है ना। उसमें लिखा भी है कि एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट प्लस फॉर्मूलाज, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आपको हर एक शेप के, है ना, जो आपके यूज हो रहे हैं इसके अंदर। मैंने उसमें ये बता रखा है एरिया और पेरीमीटर, एरिया कब लगता है और पेरीमीटर कब लगता है। जब वो बाहर के बारे में पूछ ले, बाहर के बारे में पूछ ले तो पेरीमीटर लगता है, जब अंदर के बारे में पूछ ले तो वो एरिया लगता है। तो बाहर के बारे में पूछ रखा है इसने, है ना, बाहर की डायमेंशंस बतानी है, डायमेंशन जो होती है वो बाहर की होती है ना। तो डायमेंशन में क्या लगता है, पेरीमीटर लगता है। क्या लगता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, कितना होता है 2 × L + B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज, L कितनी 11x, B कितनी 4x, 11x और 4x कितना हो गया 15x। ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ गई 30x, कितनी आ गई 30x। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद कैसे सोल्व करना है, मैं उस शेप को रफ कर रहा हूँ, है ना, उस शेप को मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ कर लेते हैं ना। 30x आ गई। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ना, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है
100 पर मीटर है ना, 100 पर मीटर, ठीक है। रुपीज़ लिख लेते हैं इसको, रुपीज़ लिख लेते हैं ऐसे, ₹100। तो निकालनी कितने की है ना, निकालनी कितने की हमें हमें निकालनी है 30x की है ना, 30x की, 30x मीटर मान लो, तो इसकी 30 से गुना हो जाएगी, 100 × 30x, तो ये हो जाएगा आपका 3000x। सो स्टूडेंट्स अब जो इस पैसों के इक्वल पैसे रख दो है ना, रुपयों के इक्वल रुपये, तो हमारे कितने आए इस वैल्यू के 3000x, और इन्होंने ग्राम पचाए तो कितने दिया है 75,000, तो x एज इट इज 75,000 बाई में 3000, देखो 000 से 000 कैंसिल, और 3 से 15 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, सॉरी है ना, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी, ये आ गई x की वैल्यू आपके पास 25। अब इसकी डायमेंशंस निकाल दो। लेंथ कितनी मान रखी थी, लेंथ मान रखी थी हमने 11x मान रखी थी, तो 11 है ना, 11 मल्टीप्लाई में 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 की 11 से करेंगे है ना, यहाँ कर लें 25 11 5 2 5 2 5 5 6 7 2 5 7 2, ठीक। और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, मीटर में ले लेना इसको, मीटर है ये, ब्रेथ इसकी कितनी मान रखी हमने 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी 25, तो कितना आ गया 100 मीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट सम के बारे में, चलिए। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 7 के बारे में, है ना। सम नंबर 7 क्या कहता है, सम नंबर 7 कहता है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, है ना। हसन नाम का एक लड़का है, वो 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, किस लिए, स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, स्कूल की ड्रेस सिलवाने के लिए, है ना। एक शर्ट का कपड़ा और एक पैंट का कपड़ा, है ना, मतलब ट्राउज़र का और शर्ट का, ठीक है। तो मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपये पर मीटर फॉर एवरी 3 मीटर, मतलब 50 रुपये पर मीटर तो कपड़ा है इसका शर्ट का, और 90 रुपये पर मीटर कपड़ा है ट्राउज़र का, मतलब पैंट का। तो उसने 3 मीटर कपड़ा खरीदा शर्ट का और 2 मीटर कपड़ा खरीदा ट्राउज़र का, ठीक है। उसको शर्ट पे तो प्रॉफिट बचा कितना 12%, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, ही सेल्स द मटेरियल, जो शॉपकीपर है ना, जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या करता है, वो शॉपकीपर को इस मटेरियल को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, 12% प्रॉफिट हुआ उसको शर्ट पे और 10% प्रॉफिट हुआ उसको ट्राउज़र पे। और उसने वो दोनों चीज़ कितने की, है ना, दोनों चीज़ कितने की बेची 36,600 रुपये की, है ना। तो अब क्या बताना है, उसने कपड़ा ट्राउज़र का कपड़ा उसे ने कितने मीटर लिया, है ना, ट्राउज़र का कपड़ा उसने कितने मीटर लिया। तो लेट कर लेते हैं, है ना, इसमें लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन 7th का। लेट क्या करोगे, क्लोथ्स लिख लो ना, क्लोथ्स या क्लोथ ही लिख लो खाली, है ना। क्लोथ मटेरियल फॉर शर्ट एक्स मान लिया, ठीक। और लिया कितना है ना, लिया कितना है 3 मीटर कपड़ा लिया शर्ट का, तो 3x हो जाएगा। और आप इसको वो भी बोल सकते हो, परचेज वगैरह भी, है ना, उस लड़के ने परचेज किया, तो आप कॉस्ट लिख लो सिर्फ, है ना, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर शर्ट और कॉस्ट ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर ट्राउज़र। कितना लिया ट्राउज़र का कपड़ा
2 मीटर मतलब 2x। सो स्टूडेंट्स उसने रेट भी बताया ना, रेट भी बताया, रेट भी लिख लो साथ के साथ, रेट लिखोगे आपने, है ना, ये गलत कर दिया, ये गलत, मैंने गलत कर दिया, आपने नहीं। कॉस्ट ऑफ क्लोथ, यहाँ ये लाइन मिटो दो, आप अच्छे से लिखना। अच्छे से कैसे लिखोगे कि पहले रेट लिखो, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट्स क्लोथ, कितना, 50 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर्स क्लोथ कितना, 90 रुपीज़। अब लिखना कि 3 मीटर क्लोथ्स या फिर कॉस्ट ऑफ 3 मीटर शर्ट्स क्लोथ कितना, गुना कर देना दोनों को, मल्टीप्लाई कर देना, 50 × 3x मतलब 150x। कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ट्राउजर्स क्लोथ कितना, 90 × कितना 2x है ना, तो कितना हो जाएगा 180x। अब इसके बाद क्या करना है, अब इनकी परसेंटेज, एक बात और याद रखना बच्चों, एक बात और याद रखना, टोटल परसेंटेज आपके पास 100 की होती है, जो भी घटाते हैं जो भी बढ़ाते हैं वो हम इसके अंदर चेंज करके करते हैं। अब जैसे कि उसने बोला ना कि मेरे को शर्ट पे 12% है ना, उसको शर्ट पे 12% प्रॉफिट मिला, तो हम इसके अंदर 12% ऐड कर देंगे, तो मतलब ये 112 हो जाएगा, है ना। तो शर्ट पे कितना 12% और 10% प्रॉफिट मिला इसका ट्राउजर पे, तो 100 में 10 प्लस करोगे तो इसमें 110 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है ना, नोट कर लेना, माइंड में सेट भी कर लेना कि जो भी हम छेड़ाछाड़ी करेंगे वो 100 के साथ करेंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है। अगर वो कम बोलता तो, अगर वो 12% कम बोलता तो मैं 100 में से 12 घटा देता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने ये 12% प्रॉफिट बोला है, लॉस की बात नहीं करी है, प्रॉफिट की बात है तो वो प्लस ही होगा, तो 100 में प्लस करेंगे। तो लाइन कैसे लिखोगे, है ना, लाइन कैसे लिखोगे, अलग अलग लिख लो, है ना, अलग अलग कैसे लिखोगे, 12% है ना, 12% प्रॉफिट ऑन शर्ट्स क्लोथ, उसको 12% लाभ हुआ किस पे, शर्ट के, कमीज के कपड़े पे, तो मतलब कमीज कितनी थी 150x मल्टीप्लाई कितना आएगा 112, है ना, 112 प्रतिशत हटा तो बटे में 100 लगेगा, परसेंट हटता है तो बटे में 100 लगता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 5 2 = 10 और 5 3 = 15 और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 5 = 10 और 2 6 = 12। ठीक है, तो बच गए यहाँ पे ये 3x है, यहाँ पे ना 3x है, दिख रहा है ना 3x है यहाँ पे, मैं इक्वल का निशान पीछे कर देता हूँ थोड़ा, तो 3x की मल्टीप्लाई 56 से करी, 6 दूनी 12 6 3 18 है ना, ये आ गया आपका 56 मल्टीप्लाई 3, 6 दूनी 12 6 3 18 5 3 15 और 1 16 है ना, 168, ये आ गया आपका टोटल। ऐसे लिख लो 3x मल्टीप्लाई 56 मतलब 168x। ये तो था शर्ट का, अब एक काम करो, ये स्टेटमेंट मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, ये स्टेटमेंट मैं रफ कर दे रहा हूँ, हम थोड़ा सा है ना ऊपर कर लेंगे इसको। ये स्टेटमेंट मैं नीचे वाली रफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट इसी की है ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को रफ कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है, जैसे आपने शर्ट का प्रॉफिट निकाला वैसे ही किसका प्रॉफिट निकाल लो, ट्राउजर का, तो ट्राउजर पे कितना मिला 10% प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स क्लॉथ, क्या रहेगा
ट्राउज़र का कितना है 180x, 180x मल्टीप्लाई 10% ऐड हो जाएगा ना, और परसेंटेज हट गई तो 100 लगा। देखो याद रखना, अगर मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ तब इसके बटे में 100 नहीं आएगा, अगर हटा रहा हूँ तो बटे में 100 लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने परसेंटेज का निशान लगा नहीं रखा, तो मतलब बटे में मैंने 100 लगा रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। 18 की मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 18 की मल्टीप्लाई करोगे आप 11 से, कितना आ जाएगा 8181 मतलब 89, है ना 198, क्या आ जाएगा 198, 198x। अब इसके बाद क्या कहता है, इन दोनों को जोड़कर उसने कितने का कपड़ा बेचा, टोटल 36,600 का। इन दोनों को कपड़ा जो बेचकर 36,600 का टोटल बेचा, तो 168x प्लस 198x को टोटल जोड़ मिलाकर 36,600 का कपड़ा बेचा। इन दोनों को टोटल करोगे तो 366x आएगा, और ये ऐसे का ऐसा। याद रखने का तरीका है, क्योंकि इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 36,600 बाय में 36 कैंसिल आउट होएगा, 1 पे बाय, इसके साथ 2 जीरो भी है वो बच जाएंगी। तो ओवरऑल आंसर आपका x की वैल्यू आएगी 100। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। उसने पूछा किसका है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना कपड़ा खरीदा पैंट का। पैंट का कपड़ा कितना मान रखा था हमने, पैंट का कपड़ा कितना था हमारे पास 2x था, है ना। देखो ये नॉर्मल सी बात है, शर्ट का हमारे पास कितना था 3x था, और ट्राउज़र का कितना था 2x था। ये मान हुए थे हमने पहले, है ना, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी थी डायरेक्ट। तो अगर वो शर्ट का पूछता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब 300 का, और ट्राउज़र का मानता तो कितना, ट्राउज़र का पूछा उसने खाली, तो ट्राउज़र की जो मटेरियल है वो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 मतलब 200 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये कपड़ा लिया आपने, है ना, कपड़ा लिया, और कपड़े के साथ मीटर लगता है हमेशा, याद रखना। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट सम की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 8 के बारे में, है ना। सम नंबर 8 क्या कहता है, सम नंबर 8 कहता है कि आपके पास, है ना, आपके पास एक झुंड है किसका, हिरणों का, है ना। हाफ ऑफ ए हerd ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, फाइंड द नंबर ऑफ डेयर इन द हेयर्ड। मतलब आपके पास एक हिरणों का झुंड है, उनमें से कुछ हिरणे तो मतलब 3/4 मतलब 3/4 जो है वो क्या कर रही हैं, आसपास खेल रही हैं ना। शुरू ये हमने दूसरी लाइन पढ़ ली, पहली लाइन क्या है, हाफ ऑफ ए हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड, मतलब यहाँ तक है पहला पॉइंट, मतलब आधी तो जो हिरण है वो घास चर रही है ना, घास चर रही है, और 3/4 जो बची हुई है जो बची हुई है वो क्या कर रही हैं, आसपास खेल रही हैं, और जो 9 बाकी की जो 9 है ना, वो 9 क्या कर रही हैं, हिरनें पानी पी रही हैं पौंड के अंदर, तालाब के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हियर्ड, मतलब कुल संख्या बताए जो हिरणों के झुंड में, हिरणों की झुंड की संख्या कुल कितनी है। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन हेड, ठीक है, कितनी x, झुंड में हिरणों की संख्या कुल, ठीक है ना, झुंड में कुल हिरणों की संख्या कितनी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन क्या है पढ़िए, पहली लाइन है कि हाफ जो है वो क्या कर रही हैं, हाफ ऑफ ए डियर, हाफ ऑफ ए हियर्ड ऑफ डियर क्या कर रही हैं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। लाइन लिख दो पूरी पूरी, आर
ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मतलब हाफ का मतलब जो कंप्लीट थी उसके बटे में 2 लगा देंगे। भाई मैंने बोला आपके पास 4 है, 4 का हाफ कैसे निकाल लोगे, बाय में 2 लगा दोगे, 2 2 जा 4, 2 आ गया, 4 का हाफ 2। तो किसी का भी हाफ निकालना हो तो बाय में 2 लगा देते हैं, है ना, बाय में 2 लगा देते हैं। तो यही काम मैंने इसमें किया। टोटल मेरे पास x नंबर थी डियर के, अगर मेरे को इसका हाफ निकालना है तो बाय में 2 लगा दिया x के, ये हाफ होगी। उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, है ना, तो यहाँ पे लिख लें, है ना, नंबर ऑफ डियर, है ना, प्लेइंग नियर बाय, इतना ही लिख लो, प्लेइंग नियर बाय। पूरी लाइन लिखते हो, पूरी लाइन लिख देना। तो 3/4 बोल रहे हैं, 3/4 किसका, इसका, है ना। आप खाली ऐसे भी लिख सकते हो ना, ठीक है, कोई नहीं। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, या खाली, है ना, या खाली क्या लिखोगे, खाली मत लिखो, फ्रॉम द पॉन्ड लिख लो। इसको सोल्व करके लिखोगे 3x/8। इधर क्या आएगा, है ना, कितनी है, 9 है टोटल। चलिए 9 लिख लिया ना, 9 लिख लिया, है ना। तो अब बात करते हैं इन सब को जोड़ के, है ना, इन सब को जोड़ के ये कंप्लीट डियर बनती है। जो कंप्लीट डियर है, अब जो इधर उधर खिंडा रखी है ना हिरने, जो इधर उधर खिंडा रखी है इसने, अब उन सबको इकट्ठा कर लो। भाई आधी पी रही है, मतलब आधी खा रही है घास, ये लिख लिया, ठीक। आधी पी रही है पानी, है ना, पानी वाली लास्ट में लिख लेना। और जो कुछ है वो क्या कर रही है, खेल रही हैं बच्चों की तरह इधर उधर, ठीक है। तो इन सब को मिला के वो टोटल हिरने आ जाएंगे ना, ये टोटल हिरन है ना। टोटल हिरन कैसे कैसे बिखरी पड़ी हैं भाई, आधी तो क्या कर रही हैं, घास चर रही हैं, 3x/8 है वो क्या कर रही हैं, इधर उधर खेल रही हैं, और जो 9 है वो क्या कर रही हैं, पानी पी रही हैं। तो इन सबको मिला के टोटल ही तो बनेगी, है ना। तो अब टोटल की वैल्यू निकालनी है। ये x वाले एक साइड ले आओ, x वाले एक साइड कैसे लेके आओगे, ये x ऐसे कैसा, ये दोनों वैल्यू उधर प्लस की है, इधर आएंगी तो माइनस की होंगी, x/2 इधर आके माइनस की, और 3x/8 भी इधर आके माइनस का, इक्वल में 9 है। आप एलसीएम ले लें, यहाँ आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, देखो ये 1 तो ना के बराबर ही होता है ना, तो 2 के टेबल पे 8 आता है, जिसके टेबल पे जो नंबर आता है वो क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। यहाँ कर लेते हैं, वो एलसीएम बन जाता है। 8 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ है नहीं, है ना। 8 की x से 8x माइनस, यहाँ पे 2 आ गया, 2 के टेबल पे 8 4 पे आता है तो 4x आ जाएगा। यहाँ 8 है तो 8 से 8 कैंसिल, 3x आ जाएगा, इक्वल में 9। देखो 8x एज इट इज, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 7x। जो 8 में था वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 8x में 7x गया, 1x बच गया, है ना, ओनली 1x बच गया। 8 9 72, 8 9 जो 72। ये x हमने टोटल डियर मान रखी थी, है ना, टोटल डियर मान रखी थी, सॉरी, टोटल डियर कितनी आ गई, 72, है ना। अगर हमने कुछ चेंज और कर रखा होता तब हम इसको आगे सोल्व करते हैं ना। हमने x ही माननी थी और x की ही वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स ये था सम नंबर 8। बात करते हैं सम नंबर 9 की, चलिए। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 9 के बारे में। सम नंबर 9 क्या कहता है, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है ना, इन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो बात क्या कही इसने बात क्या कही, है ना, इसको अच्छे से डीपली से पढ़ लेते हैं। क्या कही इसने, जो एक ग्रैंड डॉटर है उसके ग्रैंड फादर हैं वो उससे 10 गुना बड़े हैं। उससे कितने गुना बड़े हैं, 10 गुना। अगर ये 5 साल के है तो 5 का 10 गुना, 5 10 50, तो ग्रैंड फादर 50 साल के हैं। ठीक है ना, तो मतलब जितने ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 10 गुना एज किसकी है, ग्रैंड फादर की। तो अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। मैंने बोला था ना, जिसकी पहले की एज अगर दूसरे पे डिपेंड हो तो दूसरी पहले मानते हैं। तो ग्रैंडफादर की एज किसके ऊपर डिपेंड है,
ग्रैंड डॉटर के ऊपर। तो सबसे पहले ग्रैंड डॉटर की मानेंगे एज, तो लेट क्या लिखोगे, द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी होगी, x ईयर्स, कितनी होगी x ईयर्स। तो एज ऑफ ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, है ना, ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, बताओ सोचो कितनी होगी। भाई ग्रैंड डॉटर की मैंने x ले ली, उससे 10 गुना आई होगी, तो 10 लग जाएगा इसके साथ, 10x ईयर्स, समझे ना। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसकी 5 साल होती तो इसकी 10 गुना 5 या 50 होती, तो ऐसे ही मैंने अगर इसकी x ले ली तो 10 गुना 10x होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब है ना, अब आज की तारीख में इन दोनों की एज का डिफरेंस 54 है। आज की तारीख में इनकी एज का डिफरेंस 54 है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज बोल दिया कि ही इज, मतलब ही का मतलब कौन, ग्रैंडफादर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स। अभी वो कितना है, 54 ईयर्स का है। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया, 54, मतलब इतना अंतर है इन दोनों की एज में। तो 10x में से x किया 9x, 54 एज इट इज, 54 के बाय में 9 के टेबल में 54 आता है क्या, कितने पे आता है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 आ गया 54, 9 6 54। तो कितना बन गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये किसकी आई है, ये किसकी आई है, ग्रैंड डॉटर की, किसकी आई है, ग्रैंड डॉटर की। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई, ग्रैंड डॉटर की एज आ गई कितनी, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स कंप्लीटली लेना इसको, ठीक। ग्रैंड फादर की कितनी आ गई, ग्रैंड फादर की आ गई कितनी मान रखी थी, 10 गुना, तो 6 गुना में 10 मतलब 60 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका सम नंबर 9। चलिए सम नंबर 10 पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 10 के बारे में, है ना। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अमन्स एज इज 3 टाइम्स इज सन्स एज, है ना। अमन जो है वो एक पिता है, अमन एक पिता है, उसका जो लड़का है ना। बात 2 पर्सन की हो रही है यहाँ पे, एक अमन की जो खुद एक पिता है, उसके बेटे की बात हो रही है, उसके सन की, है ना। तो उन दोनों की जो एज है ना, जो उसके पिता की एज है अपने लड़के से 3 गुना ज़्यादा है ना। अगर मान लो ये 1 साल का है तो ये 3 साल का, है ना। ये अगर 3 साल का तो ये 30 साल का, है ना। 3 गुना है, नॉर्मल सी बात है। 10 years ago, ठीक है ना, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स एज सन्स एज। 10 साल पहले अमन कितने साल का था, 10 साल पहले अमन अपने बेटे की 5 गुना एज के बराबर था, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, लेट कर लेते हैं ना, लेट सॉल्यूशन 10, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अमन की जो एज है वो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने क्या बात बोली थी, अगर किसी एक की वैल्यू अगर किसी दूसरे पे डिपेंड हो तो वो दूसरी पहले लिखते हैं ना, पहले मानते हैं, है ना। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी, x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन अमन लिख देते हैं, है ना, अमन लिख देते हैं डायरेक्ट। अमन की एज कितनी है, 3 टाइम्स है, मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पे 3x ईयर्स, ठीक है ना। भाई बेटे की उम्र कितनी है, x, तो अमन की कितनी है, बाप की उम्र कितनी है, 3x, 3 गुना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी मतलब चलो अभी 2 लाइनें और लिखो, उसमें क्या बोल दिया, 10 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले। भाई 10 ईयर्स एगो इसका सन कितने साल का था, मतलब 10 साल पहले मेरी उम्र मान लो 25 साल है ना, मैं 10 साल पहले कितने साल का हूँगा, मेरी उम्र में से 10 साल घटा दो, क्योंकि मैं 10 साल पीछे जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने पीछे की बात पूछी है, तो मैं 15 साल का हूँगा ना, 25 का हूँ फिलहाल।
तो ऐसे ही इसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें से 10 घटा देंगे। तो 10 years ago the age of sun x minus 10 years। समझ आई बात भाई, 10 घटा देंगे इसकी उम्र में से। सेम काम 10 years ago the age of अमन, कितना 3x minus 10। इसकी एज में से 10 घटाया तो इसकी बन गई, उसकी एज में से 10 घटाया तो उसकी बन गई। ये इसकी और उसकी क्या है, ये इसकी तो सन है और उसकी अमन है। समझ आई बात भाई, इसकी एज में से घटाई 10 तो सन की बन गई, और उसकी मतलब अमन की में से घटाई तो क्या बन गई, अमन की 10 साल पहले की एज। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या बोलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वो कहता है कि जो उसके लड़के की एज का 5 गुना है तब वो उतने साल का था। 10 साल पहले वो अपने बेटे की 5 गुना एज का था, है ना। 10 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 5 गुना था। तो 5 की मल्टीप्लाई x से की 5x, 5 की 10 से की 50, 3x एज इट इज माइनस 10 एज इट इज। x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, ये माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50, और माइनस 10 यहाँ था ऐसा कैसा। 5x में से 3x गया, 2x बचा। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x एंड 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। अब 2 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में 40 के, तो 40 के डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 20 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। अब दोनों की एज बता दो, बता दोगे ना। x किसकी एज माननी थी, सन की, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। एज ऑफ सन कितनी आ गई, x थी तो 20 ईयर्स आ गई, ठीक है। और एज ऑफ अमन, पिताजी की एज भी बता दो भाई, पिताजी की एज कितनी थी, 3 गुना थी ना, तो 3 गुना 20 मतलब 3 दूनी 6, 60 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस सम, है ना। एंड दिस सम इज ऑल्सो फाइनल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो बात करते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।